सन 1801। यह वर्ष शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया है। शहर की भीड़ भाड़ और सामाजिक बंधनों से थककर मैं लोकेश्वर कुछ महीनों की शांति के लिए इस वीराने की ओर चला आया हूं। मैंने अपने लिए एक मकान किराए पर लिया है जिसका नाम है पुष्पकुंज भवन। एक सुंदर शांत जगह जो चारों ओर हरियाली से घिरी है। आज मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपने मकान मालिक से भेंट करनी चाहिए, जिनका नाम है हीरानाथ, और जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित पुराने भवन तूफानी कोठी में रहते हैं। यह नाम ही बहुत कुछ कह देता है। तूफानी कोठी, एक ऐसा स्थान जहां शायद प्राकृतिक और मानवीय तूफानों ने मिलकर अपना बसेरा बनाया। वो जैसे ही मैं घोड़े पर सवार होकर उस ओर चला, मौसम ने जैसे मेरा मन पढ़ लिया। आकाश पर काले बादल छा गए और ठंडी हवा ने मेरे गालों को चीरते हुए गुजरना शुरू कर दिया। कोठी की ओर जाती संकरी पगडंडी उबड़ खाबड़ थी और रास्ते में कोई मानव चिन्ह नहीं था। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, हवा की आवाज में सिसकियां सी सुनाई देने लगीं। कोठी पर पहुंचते ही मेरा सामना हुआ दो भारी भरकम कुत्तों से, जो मुझे देखकर गुर्राने लगे। दरवाजा खुद ही खुला और सामने आया एक नौकर, जिसने मेरी उपस्थिति से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी भीतर से निकले हीरानाथ। लंबा कद, सांवला रंग, तीखी आंखें और एक रहस्यमयी चुप्पी। आप मेरे किराएदार हैं? उन्होंने बिना मुस्कुराए पूछा। जी हाँ लोकेश्वर। मैंने हाथ बढ़ाया। उनकी मुट्ठी भारी थी, लेकिन उसमें गर्मजोशी नहीं थी। घर का अंदरूनी हिस्सा मेरे अनुमान से भी ज्यादा अजीब था। दीवारों पर शिकार किए गए जानवरों के सिर, पुरानी तलवारें और जर्जर चित्र टंगे थे। कमरे में लकड़ी की तेज गंध फैली थी और एक भारीपन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मैंने बातचीत करने की कोशिश की, मौसम, खेतीबाड़ी और आसपास की जमीन के बारे में, लेकिन हीरानाथ का चेहरा भाव शून्य बना रहा। कभी कभी उनकी आंखों में एक गहरा दर्द झलकता, जैसे कोई छिपा हुआ घाव अचानक टीस मार गया हो। मुझे महसूस हुआ कि यह आदमी अकेला है, लेकिन यह अकेलापन खुद चुना हुआ है, मजबूरी नहीं। तभी एक और व्यक्ति कमरे में आया, नौकर शायद, और चाय की ट्रे रख गया। कुत्ते अब भी मेरी हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठे थे। कोठी की खिड़कियों पर लोहे की सलाखें थीं और बाहर की हवा सीटी जैसी आवाज करती थी, जैसे कोई आत्मा यहां से निकलने को छटपटा रही हो। मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सका। वहां कुछ था, कोई छाया, कोई इतिहास, जो अब भी उन दीवारों में सांस ले रहा था। आप फिर आएंगे? हीरानाथ ने पूछा। जब मैं विदा लेने लगा, मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल में हल्का सा डर भी समा गया, कहीं मैं इस कोठी के रहस्य में ही ना उलझ जाऊं। मेरे मन में आज भी कल की वह अजीब भेंट घूम रही थी। हीरानाथ का चेहरा, वह कोठी की सीलन भरी दीवारें और हवा में तैरती किसी भूले हुए समय की गंध। यह केवल एक पुराना घर नहीं था, यह किसी अधूरी कहानी का मौन पाठक था। आज सुबह मैंने फिर हिम्मत की और कोठी की ओर निकल पड़ा। शायद इस बार मैं उस रहस्य की परतें थोड़ा और खोल सकूं। दरवाजा उसी तरह भारी और शोर करता हुआ खुला। इस बार मुझे नैना दीदी ने स्वागत किया, एक मध्य वय की महिला, जिनकी आंखों में वर्षों का अनुभव और एक मां जैसी करुणा थी। आप लोकेश्वर जी हैं ना? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। जी। और आप? मैं नैना हूं, यहां काम करती हूं बरसों से। चलिए भीतर आइए। कमरा वही था, पर इस बार हवा में थोड़ा सा अपनापन था। हीरानाथ पास के कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें फिर से गुम थीं, जैसे वह वर्तमान में नहीं, किसी पुराने समय में जी रहा हो। नैना दीदी ने मुझे भीतर के कमरों की झलक दी। लकड़ी की सीढ़ियां, दीवारों पर धूल जमी किताबें और एक बंद कमरा जिसके बाहर अब भी एक सूखा गुलाब लटका था। यह कमरा किसका है? मैंने पूछा। नैना थोड़ी देर चुप रही। वो कावेरी दीदी का था। कावेरी, हीरानाथ बाबू की आत्मा, उनकी बचपन की साथी। और वह वाक्य अधूरा छोड़कर आगे बढ़ गई। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही मेरी नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। एक युवती जिसके होठों पर उदासी और आंखों में कोई गहरा झरना था। कावेरी की ही तस्वीर है, नैना ने धीमे से कहा। बाद में
जब हीरानाथ मेरे पास आकर बैठा तो मैंने साहस कर पूछा, क्या ये घर हमेशा ऐसा ही था? उसने मेरी ओर देखा, पहली बार सीधा और स्थिर। नहीं, उसने कहा, कभी यह घर हंसता था, खिलखिलाता था, पर तूफान सिर्फ बाहर नहीं आते लोकेश्वर, कभी कभी वे भीतर भी उठते हैं और तब सब कुछ उजड़ जाता। यह कहकर वह उठ गया, जैसे उसकी आत्मा फिर उसी बंद कमरे में लौट गई हो। मैं जान गया था, इस घर की दीवारें केवल पत्थर की नहीं बल्कि दर्द और यादों से बनी हैं। और अब जब मैंने इस कथा की झलक देख ली है, मैं इससे भाग नहीं सकूंगा। उस शाम की हवा कुछ अलग थी, जैसे किसी ने पुरानी तिजोरी खोल दी हो और उसके भीतर कैद स्मृतियां बाहर बहने लगी हों। मैंने तय किया कि इस रहस्य को समझने के लिए मुझे तूफानी कोठी में एक रात बितानी चाहिए। जब मैंने हीरानाथ से इसकी अनुमति मांगी तो उसने मेरी ओर अजीब नजरों से देखा, फिर धीरे से बोला, जो देख सको वही देखना और जो सुनो उसे सच न मान लेना। उसकी बातों में डर नहीं था, चेतावनी थी। मुझे एक ऊपरी कमरे में ठहराया गया, वही कमरा जिसके बाहर सूखा गुलाब टंगा था। कमरे में घुसते ही अजीब सी सिहरन हुई, जैसे वहां की दीवारें किसी के आने की आहट से कांप उठी हों। अलमारी के ऊपर कुछ पुरानी किताबें थीं, जिनके पन्नों पर धूल और आंसू दोनों जमे थे। खिड़की से बाहर देखने पर पेड़ों की परछाइयां काले साए जैसी दिख रही थीं। करीब आधी रात का समय था। बाहर हवा की सिसकियां और अंदर दीवारों की चुप्पी दोनों मेरे कानों में बज रही थीं। तभी खिड़की पर किसी के नाखून खुरचने जैसी आवाज आई, खड़ खड़। मैंने चौंक कर देखा, खिड़की के शीशे पर एक स्त्री का चेहरा। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें वो जैसे मेरे भीतर झांक रही थीं। हीरानाथ, उसने बुदबुदाया। मैं वापस आ गई हूं। मेरा शरीर जड़ हो गया। खिड़की खुली नहीं थी, फिर भी वो चेहरा अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने झट से खिड़की बंद की और कमरे की मोमबत्ती बुझ गई। अब बस अंधेरा था और उस स्त्री की सिसकियां। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ शांत था, लेकिन खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान थे, गीली मिट्टी में लिपटे हुए। मैं नीचे आया। नैना दीदी ने मेरा चेहरा देखा और बोली, आपने उसे देखा? मैं चुप रहा, लेकिन आंखों ने जवाब दे दिया, वो आती है हर साल इसी मौसम में। नैना बोली। कावेरी? नैना ने सिर झुका दिया। मैं समझ चुका था, यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा, पछतावे और अधूरे रिश्तों की उस सीमा पर खड़ी कथा है जहां प्रेम अमर हो जाता है, लेकिन चैन खो बैठता है। अब मुझे यकीन हो गया, मैं इस कोठी में रहकर सिर्फ इतिहास नहीं, एक अधूरी आत्मा की पुकार सुनने आया हूं। तूफानी कोठी की दीवारें केवल वर्तमान की नहीं, अतीत की भी साक्षी हैं। और अब धीरे धीरे, जैसे एक पुरानी किताब के पन्ने खुल रहे हों, हीरानाथ और कावेरी की कहानी सामने आने लगी। यह वह समय था जब तूफानी कोठी के मालिक थे रघुवीर सिंह, एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय जमींदार। उन्हीं का दत्तक पुत्र था हीरानाथ, एक अनाथ बच्चा जिसे रघुवीर सिंह किसी यात्रा से अपने साथ लाए थे। उसकी आंखों में विद्रोह और दिल में तन्हाई का तूफान बसा था। उसी कोठी में रहती थी रघुवीर सिंह की इकलौती बेटी कावेरी, चंचल, मासूम और हीरानाथ के बिल्कुल विपरीत। लेकिन न जाने क्यों वो दोनों एक दूसरे की ओर खींचते चले गए। हीरानाथ और कावेरी की दोस्ती उस बारिश की तरह थी जो खेतों को भिगोती है, धीरे धीरे मगर पूरी तरह। वे अक्सर कोठी के पिछवाड़े आम के पेड़ के नीचे बैठते, कहानियां सुनते और जिंदगी को एक खेल समझते। एक दिन हम इस कोठी से दूर कहीं चलेंगे जहां कोई बंधन नहीं होगा, हीरानाथ कहता। मैं भी चलूंगी, कावेरी मुस्कुराकर जवाब देती। कभी कभी वे छुपकर नदी किनारे जाया करते और गीली मिट्टी से अपने भविष्य के महल बनाते, जो सिर्फ उनके थे, किसी और के नहीं। परंतु हर सपने में एक डर होता है, समाज, परंपरा और अधिकार का डर। एक दिन जब रघुवीर सिंह ने कावेरी को हीरानाथ का हाथ पकड़कर हंसते हुए देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। वो तुम्हारा बराबरी का नहीं है कावेरी,
उन्होंने कठोर स्वर में कहा। पर वो मेरा अपना है, कावेरी बोली, आंसुओं से लड़ती हुई। उस दिन पहली बार हीरानाथ ने समझा, प्यार केवल दिल का मामला नहीं, दुनिया की स्वीकृति भी चाहिए होती है। उस रात हीरानाथ कोठी की छत पर अकेला बैठा रहा। उसका दिल किसी अनदेखे तूफान से घिर गया था। अगर मैं उसका बराबर नहीं हूं तो मैं बन जाऊंगा, उसने आंधी के शोर में कहा। उस दिन एक मासूम लड़का धीरे धीरे उस आदमी में बदलने लगा जिसे आज हीरानाथ कहा जाता है, रहस्यमयी, कठोर और खामोशी में जले हुए प्रेम का पुजारी। कभी जो तूफानी कोठी हीरानाथ और कावेरी की खिलखिलाहटों से गूंजती थी, आज वहां अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। रघुवीर सिंह को अब अपनी बेटी की आंखों में वो अकड़ दिखाई देती थी जो हीरानाथ के शब्दों से आई थी। और एक रात सब कुछ बदल गया। हीरानाथ को शहर भेज दो, रघुवीर सिंह ने अपने खास सेवक से कहा। पर कावेरी, बिटिया जी, तो अब बहुत हो गया। वो लड़का जितना दूर हो उतना अच्छा। रघुवीर सिंह ने उसे शिक्षा के बहाने शहर भेजने का निर्णय ले लिया, पर वास्तव में यह उसकी सजा थी, कावेरी से दूर रहने की सजा। जब कावेरी को पता चला, वह भागती हुई आई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? वो तुम्हारा कुछ नहीं है, वो मेरा सब कुछ है, कावेरी चिल्लाई। पर रघुवीर सिंह की आंखें पत्थर हो चुकी थीं। अगले ही दिन बिना विदाई के, बिना किसी अलविदा के हीरानाथ कोठी से चला गया। हीरानाथ ने कावेरी को दर्जनों पत्र लिखे, कुछ प्यार से भरे, कुछ गुस्से से, कुछ पूरी तरह चुप। पर कोठी में वे पत्र कभी पहुंचे नहीं। नैना दीदी ने एक बार कहा था, रघुवीर बाबू ने हर खत रोक लिए थे। कावेरी को लगता रहा कि हीरानाथ ने उसे भुला दिया, और हीरानाथ को यकीन हो गया कि कावेरी ने उसके विरुद्ध समझौता कर लिया। यहीं से दोनों की दुनिया बदलने लगी, एक की तन्हाई में, दूसरे की गलतफहमियों में। वर्षों बाद एक रात कोठी के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, लंबा कठोर चेहरा और आंखों में सर्दियों की तरह ठंडी आग। हीरानाथ वापस आ गया था, पर अब वो लड़का नहीं था, वो एक अजनबी था जिसे इस कोठी ने जड़ से उखाड़ दिया था और जिसने अब अपने दर्द को ही ताकत बना लिया था। कावेरी अब उस कोठी में नहीं थी। वो कहाँ है? हीरानाथ ने पूछा। नैना ने सिर झुका लिया। बहुत देर हो चुकी है। वो रात सिर्फ हीरानाथ की वापसी नहीं थी, बल्कि तूफान के लौटने की आहट थी। उसने वही पुराना कमरा मांगा, कावेरी का कमरा। अब मैं यहीं रहूंगा, उसने कहा। आपको यहां चैन नहीं मिलेगा, नैना बोली। मैं चैन के लिए नहीं आया,